अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है दिल पत्थर का बाय रिमशा हुसैन। एपिसोड 11। आशिर सीधा साहिल समंदर की तरफ आया था जहाँ इक्का दुक्का लोग और बच्चे थे। वो सामने बैठकर समंदर की लहरों को देख रहा था। हवा से इसके बाल बार बार माथे पे गिर रहे थे, जिसको उसने पीछे करने की जहमत ही नहीं की थी। वो बस आरजू के रवैये के बारे में सोच रहा था। इसको याद नहीं आया कब आरजू ने इससे गुस्से से बात की थी। कभी भी तो नहीं। वो चाहे जितना भी इसको चिढ़ाता, मजाक उड़ाता, वो बस झुंझला जाती या जवाबाई कार्रवाई करती। पर आज इसका अंदाज आशिर ने पहली दफ़ा देखा था। वो कहीं दुख भी हुआ था, पर ये वो सोच कर तसल्ली दे रहा था शायद एग्ज़ाम की वजह से परेशान हो और इसीलिए वो गुस्सा हो गई हो। आशिर अपनी सोचों में इतना महू था कि वो ये महसूस ही ना कर पाया। कोई इसके साथ आकर बैठ गया। हाय, एनी ने खुशी से जगमगाते चेहरे के साथ आशिर से कहा। वो आज अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने निकली थी। यहाँ आकर भी इसको वक्त बीत गया। जब दूर बैठे लड़के पर इसको आशिर का गुमान हुआ तो बिना सोचे समझे वो फ़ौरन वहाँ चली आई, और जब वाकई में आशिर था तो इसकी खुशी की इंतहा न रही। आज कितने अरसे बाद वो इसको देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम। आशिर अचानक आवाज़ पर चौंक उठा। अपनी बाई तरफ एनी को देखा तो वो दोबारा सामने की तरफ देखकर जवाब दिया। एनी को कुछ शर्मिंदगी हुई क्योंकि इसने क्या इंग्लिश में हाई किया था, पर वो सर झटकती आशिर को देखने लगी, जो आज कॉटन के स्किन कलर के शलवार कमीज़ में था, जिसकी आस्तीन इसने फोल्ड कर रखी थी। सफ़ेद कलाई जहाँ काले बाल भी थे और घड़ी बंधी हुई थी। एनी की नज़र इसके बाद हाथ में पड़ी जहाँ रगी उभरी हुई थी। वो खुद तो प्यारा था, पर इसके हाथ कुछ और ज़्यादा खूबसूरत लगे थे। एनी का दिल बहुत तेज़ अंदाज में धड़क उठा था। इसने अपनी दिल की आवाज़ से घबराकर सामने समंदर की जानिब की। मैं यहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी, आपको देखा तो सोचा आ जाऊँ। एनी ने खुद बात की शुरुआत की। अच्छा, आशिर ने बस इतना कहा। इसकी इतना कहने पर एनी ने टेढ़ी नज़र से देखा जहाँ जिसका डिंपल जाहिर ना था। आपके डिंपल बहुत प्यारे हैं, एनी कहने बिना ना रह सकी। थैंक्स, आशिर ने कहा। इसके मुख्तसर जवाब सुनकर एनी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसका दिल चाह रहा था आशिर से ढेर सारी बातें करे और आशिर भी, पर इसका रूखा सूखा अंदाज देखकर मायूसी हो रही थी। आप कम बोलते हैं, एनी ने नया सवाल दागा। इसके सवाल पर आशिर ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद करके खोली। वो यहाँ इसलिए आया था ताकि कुछ पल अकेला रह सके, और एनी की बार बार बेतुकी बातें इसको और चिढ़ दिला रही थी। ऐसा नहीं है, ना मैं कम बोलता हूँ और ना ज़्यादा, और ज़्यादा बोलने के लिए बातों का होना भी लाजिम होता है, जो अभी मेरे पास नहीं है, आशिर ने जवाब दिया। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। वैसे आपका नाम क्या है? एनी को अभी याद आया कि नाम पूछना है, जो पहली दफ़ा मिलने पर भी याद ना रहा था और ना दूसरी में, क्योंकि तब वो आशिर को आरजू के साथ देखकर उदास हो गई थी। आशिर अब्बास, मुख्तसर जवाब। आशिर, एनी ने ज़ेरे लब नाम दोहराया। बहुत प्यारा नाम है आपका, और मेरा नाम एनी सिद्दीकी है। एनी ने खुद ही अपना नाम बताया। नाइस नेम, आशिर ने अब की कुछ मुस्कुरा कर कहा तो एनी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। पूरा नाम इनाया था, पर सब ने एनी एनी कहा तो 2 बार वाला एफ मेरे नाम से हट गया, और अब तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी बस एनी है। इनाया तो खो गया। एनी अब बेतकल्लुफ़ होकर बोली। आशिर ने चेहरा मोड़ कर इसकी जानिब देखा। पहली नज़र इसकी एनी के डिंपल पर पड़ी थी। इसकी ड्रेसिंग देखकर आशिर ने अपनी नज़रों का जाविया बदल दिया, क्योंकि एनी ग्रीन शॉर्ट शर्ट जो स्लीव्स थी वो पहनी हुई थी और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। खुले बाल करे हुए थे। तो अनाया नाम पसंद है आपको या एनी? आशिर ने पूछा। एनी का दिल झूम उठा था इसके मुंह से अपना नाम सुनते। दिल किया कि बता दे, दोनों ही अच्छे लगते हैं। अभी से क्यों, वो तुम्हारे मुंह से सुनना है। पर ये कहने की इसमें हिम्मत ना थी, और ना ही वो कभी इतनी बेबाकी का मुजाहरा कर सकती थी। एनी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो नाम कहलवाती हूँ। एनी ने बालों को कुछ पीछे करते हुए कहा, जो कि हवा की वजह से बार बार चेहरे पे पड़ रहे थे। सही, आशिर उठता बोला। वो अपने कपड़े झाड़े। इसको उठता देख एनी भी रेत से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? एनी ने बेचैन होकर पूछा। मुझे जाना है, वक्त बहुत गुजर गया। आशिर ने इसको वक्त का एहसास दिलाया।
ऐनी को आशिर की बात पे हंसी आ गई, जिसको छुपाने की इसने जहमत दी न की, जबकि आशिर ने ताज्जुब से इसको हंसता देखा। हंस क्यों रही हो? आशिर से रहा ना गया तो पूछा, जो मुंह पे हाथ रखे हंस रही थी। आपने कहा इस अंदाज से ना कि मुझे जाना है, वक्त बहुत गुजर गया तो बस इसीलिए हंसी आ गई। मतलब ये डायलॉग लड़कियों का होता है ना जो अगर किसी लड़की से मिलने आती है तो बाद में ये कहती है। ऐनी इसका कहा दोहरा कर फिर हंसाना शुरू किया, जबकि आशिर ने घूर के से देखा। पर ना हम मिलने आए थे और ना मैं इस लिहाज से कह रहा था, मैं ऐसे ही आ गया था तो बस आपकी मुझसे कुछ इत्तेफाकी मुलाकात हो गई और कुछ नहीं। शाम के साए गहरे हो गए हैं, आप भी घर लौट जाइएगा, ऐसे देर तक लड़कियों का बाहर रहना ठीक नहीं। आशिर ने संजीदगी से कहा और उसकी साइड से गुजर गया, जबकि ऐनी का मुंह उतर गया। इसको लग रहा था आशिर को बुरा लगा और आशिर का आपकी कहने पर जोर देना ऐनी को बुरा लगा। ऐनी ने मुड़कर आशिर को देखा जो बहुत दूर जा चुका था, शायद इसकी ज़िंदगी से भी। ऐनी तो यही सोच सकी। यह अंदाज़ा तो हो गया था आशिर से हो जाने वाली मुलाकात चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, पर आखिरी वक्त ये एहसास ज़रूर होता था जिसमें वो खूबसूरत एहसास भूल जाती थी। वो बस एक याद रखती थी जो इसको मायूस करने के लिए काफ़ी होती थी। फिर यह एहसास हुआ कि जितना किसी के पीछे भागोगे उतनी ही कदर खो दोगे अपनी। अगर आप फंक्शन नहीं कर रहे तो बस मैं रोशना को अंगूठी पहना देती हूँ, बात पक्की हो जाएगी। रोशना फिर हमारी अमानत होगी आपकी तरफ। अतिया बेगम जो फराज की वालिदा थी वो बोली, क्योंकि उन्होंने जब अयाज साहब और जरीना बेगम से इंगेजमेंट की बात की तो उन्होंने ये कह के मना किया कि वह ऐसी कोई तकरीब नहीं करते, या तो सीधा शादी या फिर निकाह। इसके बाद रुखसती पर मंगनी वगैरह की झंझट से दूर ही रहते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जरीना बेगम ने मुस्कुराकर कहा, जबकि फराज जब्त करता रह गया। वो अभी तक रोशना का एटीट्यूड नहीं भूला था और अब इसके घर वालों की नई बात वो इसका पारा मज़ीद हाई हुआ था। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अतिया बेगम ने अपनी पर्स से अंगूठी निकाल कर बोली, यह आंटी क्या अंगूठी पर्स में लेकर घूमती है? यह इनको इल्हाम हुआ था अम्मा इनकार करेगी इंगेजमेंट फंक्शन के करने पर। आरजू ने रोशना के कान में कहा जो इसके साथ ही बैठी थी। आरजू की बात पर रोशना ने इसको आंखें दिखाई, जिस पर आरजू कुछ दूर होकर बैठी। रोशना बेटी यहाँ आना। अतिया बेगम ने मुस्कुराकर रोशना को अपने पास आने का कहा ताकि मंगनी की रस्म अदा कर सके। आंटी मैं साइड पर हो जाती है, आप यहाँ आकर आप ही को अंगूठी पहनाइए। आप सिंगल सोफे पे बैठिए। अब आप भी आपकी गोद में बैठी अच्छी तो नहीं लगेगी ना? आरज़ू ने उठते हुए कहा, जिस पर अयाज साहब ने अतिया बेगम की तरफ देखा जो वाकई में सिंगल सोफे पे बैठी थी। और वो सोफ़ा इतना छोटा ना था, मगर अतिया बेगम कुछ सेहतमंद थी, जिस वजह से रोशना तो क्या कोई बच्चा भी ना बैठ पाता। जरीना बेगम आरज़ू की बात पर बीच वो ताप खाती रह गई, मगर मेहमानों की वजह से कुछ कहा नहीं। फराज ने आंखें छोटी किए आरज़ू को देखा जो बस देखने में ही मासूम थी। रोशना ने कोई तासीर नहीं दिया। अतिया बेगम शर्मिंदा होती अपनी जगह से उठी और दूसरे सोफे पर आई जहां रोशना थी। लाउंज में एक टेबल थी जिसकी तरफ 3 टेबल सोफे थे और एक सिंगल टेबल के बाईं तरफ वाले सोफे पर अयाज साहब और जरीना बेगम बैठी थी और दाईं तरफ फराज और उसका वालिद मुख्तार हफीज़ बैठे थे और इनके पास वाले पर अतिया बेगम बैठी थी, जबकि रोशना और आरज़ू अयाज साहब के कुछ सामने वाले सोफे पर थी। अगर कुछ मिनट आप इंतज़ार करती तो मैं पास वाले घर में अपनी बहन को बुला लेती हूँ। मंगनी है, अगर इनको पता लगेगा इनके बगैर हुई है तो बुरा मानेगी। अतिया बेगम रोशना को अंगूठी पहनाने वाली थी जब जरीना बेगम ने कहा, आप इनको पहले बुला लेती ना? फराज ने बड़े तहम्मुल से कहा, वरना यहाँ आकर पछता रहा था। मंगनी इसकी थी और अंगूठी पहनाना इसकी माँ कर रही थी। अंगूठी पहना इसकी मार रही थी। आप लोग अचानक से आ गए ना, अगर बताकर आते तो इनको इतला कर देते। आप लोग अचानक से आ गए, अगर बता के आते तो इनका इतला देते। आरज़ू ने बड़ी मासूमियत से कहा। जरीना बेगम ने इसको ऐसे दिखा जैसे सालिम निगल जाने का इरादा हो।
آپ بلا لیں اپنی بہن کو، عطیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ جی میں بس 5 منٹ میں لکھ کر آئی، زرینہ بیگم کہہ کر جلدی سے نکل گئی۔ نصرت بیگم کے آنے کے بعد عطیہ بیگم نے روشنا کو انگوٹھی پہنائی، پھر سب کا منہ میٹھا کروایا گیا، پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد الوداع کر کے نکل گئے۔ نصرت بیگم بھی چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جس افراتفری میں آئی تھی گھر کو لاک بھی نہیں کیا تھا اور گھر میں موجود بھی نہیں تھا کوئی۔ ماں کیا ہو گیا ہے؟ سب کے جانے کے بعد زرینہ بیگم نے کھینچ کر اپنی چپل آرزو کی طرف اچھالی، جس پر وہ بلبلا اٹھی اور اس کا دھیان ہی نہ تھا ورنہ اپنا بچاؤ کرتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ جانے کس گناہ کی سزا ہو تم آرزو؟ زرینہ بیگم نے دوسری چپل بھی اچھالی۔ گناہ کی سزا نہیں، پر کسی عمل کا ثواب کہہ سکتی ہے۔ آرزو نے بڑی مہارت سے اس بار چپل کیچ کر کے شان بے نیازی سے کہا۔ ایاز صاحب اور روشنا بس ان کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارا دماغ تو میں آج اچھے سے سیٹ کرتی ہوں، زرینہ بیگم کہتے ہی یہاں وہاں دیکھنے لگی، پر ان کی نظر ایاز صاحب کے پیروں کے پاس ان کی سلیپر پہ پڑی تو وہ اٹھا لی۔ ایاز صاحب اور روشنا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آج زرینہ بیگم کا انداز ہی کچھ ایسا تھا جیسے میدان جنگ میں ہو اور یہ عہد کیا ہو یا تو مرنا ہے یا کہ مار کے آنا ہے۔ مگر جب آرزو نے اپنے ابا کی چپل ان کے ہاتھ میں دیکھی تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اماں بیٹی ہوں میں آپ کی، اور مردوں کی چپلیں بہت بھاری اور وزنی ہوتی ہیں، آرزو نے التجا کی۔ بہت برداشت کیا آرزو، پر تمہیں عقل نہیں آئی، شرم نہیں آئی بہن کے سسرال والے سے ایسے بات کی؟ زرینہ بیگم نے آرزو کی طرف ایاز صاحب کی سلپ پر اچھالی جو آرزو کی کمر پر لگی۔ کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، سچ ہی بولا تھا، آرزو کہتے ہی وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ زرینہ بیگم اب ایاز صاحب کو دوسرے پیر والی سلیپر بھی لے رہی تھی، پر آرزو تب تک وہاں سے جا چکی تھی۔ آرزو کی وجہ سے ہی تو گھر میں رونق ہے اور تم اس پر غصہ ہی کرتی رہتی ہو، ایاز صاحب نے زرینہ بیگم سے کہا، اور روشنا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کی اور گھر کی رونق کو اللہ سلامت رکھے، زرینہ بیگم جھلا کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ ایاز صاحب نے بھی گہری سانس بھری۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الوقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ زیاد نے موبائل کان سے ہٹایا اور سامنے لگے شیشے پر دے ماری۔ چھناک کی آواز سے شیشے کے ساتھ ساتھ اس کا موبائل بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج امریکہ آئے اس کو چوتھا دن تھا، جانے کتنے نمبرز اور کتنی کالز کی تھی اس نے سوائے نمبر بن جانے کا علاوہ اور اس کو کچھ نہ ملے۔ اس نے یہاں اپارٹمنٹ لے رکھا تھا جبکہ نور جہاں بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور یہاں کبھی تو وہ کبھی شجاع غنی آ جاتے تھے۔ زیاد بے چینی سے یہاں وہاں چکر لگاتا، اپنے آپ میں قابو پانے کے چکروں میں رہتا، کبھی بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا تو کبھی اپنی پیشانی مسلتا۔ وہ یہاں آ تو گیا، مگر اب اس کا دل چاہ رہا تھا اڑ کر آرزو کے پاس پاکستان جائے اور آرزو کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ کیوں اس کا سکون برباد کر دیا ہے، اور خود منظر سے ہٹ گئی تھی اپنا اسیر بنا کر۔ وہ کیوں بے خبر ہو گئی تھی، مگر پھر اس کو یاد آیا کہ وہ پاگل خود بنا ہے اس کے پیچھے، وہ تو کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ کیا پوچھے گا اس سے اور کس حیثیت سے؟ ساری غلطی تو اس کی اپنی تھی، آرزو کا یا کسی اور کا تو کچھ نہ تھا۔ وہ تو ابھی اس جذبے سے بھی نا آشنا تھی۔ وہ سب سوچتے سوچتے خود کو انگاروں پہ لوٹتا محسوس کر رہا تھا، اس کو اپنا وجود جلتا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا اپنے دوستوں سے یہ بات چھپا کر، اگر ان کو بتاتا تو اس کی خیر خبر ہی لے لیتا کہ کیسی ہے، اور فون کیوں بند کر رکھا تھا۔ اسی لاتعداد سوچیں اس کے دماغ میں بھٹک رہی تھی۔ پھر بات یہ تھی کہ وہ ابھی ان کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وجہ آرزو کا کم عمر ہونا۔ وہ کچھ سال انتظار کرنا چاہتا تھا کہ آرزو کچھ بڑی ہو جائے تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ وہ ابھی بھی بچی ہے، پر وہ یہاں سے اب جا بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ ماہ کیسے گزریں گے زیاد کو پتہ نہ تھا۔ اس کو اپنا حال ابھی سے ہی برا لگ رہا تھا تو وہ باقی کا صبر کیسے کرے گا؟ اس میں اتنی برداشت تو نہ تھی، آرزو کے معاملے میں تو بالکل بھی نہ تھی۔ رات کا سکون تو اس کا پہلے ہی برباد تھا، اب تو دن کا سکون چین بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی چکر کاٹ رہا تھا جب شجاع غنی کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ اس کی نظر پہلے ہی قیمتی لکڑی سے بنا ہوا تھا ڈریسنگ ٹیبل جہاں مرر پورا ٹوٹا ہوا تھا، اس پر پڑی نیچے قالین پر پڑے زیاد کے موبائل دیکھی، جس کو
اب موبائل کہنا موبائل کی توہین ہوگی۔ شجاع نے گہری سانس لے کر زیاد کو دیکھا جو ان کی موجودگی سے بے خبر ابھی بھی چکر کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ آگے بیٹھ کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے اور زیاد کو دیکھا جو ریڈ کلر کی شرٹ جس میں اس کے کثرتی بازو جھانک رہے تھے اور ساتھ میں اس نے بلیک کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ سلکی کالے بال بے ترتیب سے، ہیزل گرین آنکھوں میں سرخ لال ڈورے تھے۔ ان کو زیاد کی ایسی حالت کی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے گلا کھنکار کر زیاد کو اپنے ہونے کا احساس دلایا تو زیاد جو یہاں وہاں چکر لگانے میں مصروف تھا ان کی آمد پر کچھ چونک اٹھا اور ان کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ان پر ٹھوڑی جمائے فرصت سے اس کی حرکت نوٹ کر رہے تھے۔ زیاد نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا۔ کوئی کام تھا؟ زیاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے وہی بتانے آیا تھا، پر یہاں تو نظارہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ شجاع کا اشارہ ٹوٹے ہوئے موبائل اور ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کی طرف تھا۔ آپ چلے جاتے میں خود آ جاتا، زیاد ان کی آخری بات پر نظر انداز کرتے بولا۔ کیب میں بک کروا لی ہے، سوچا ساتھ نکلتے ہیں۔ شجاع نے صاف بات کی۔ میں کپڑے چینج کروں؟ زیاد نے کہتے ہی وارڈروب سے کوئی ڈریس نکالنے لگا۔ موبائل توڑنا نہیں چاہیے تھا، پاکستان سے تم کوئی رابطہ کر سکتا ہے اور بھی بہت ہی ضروری کام ہوتے ہیں۔ شجاع کی بات پر اس کے ہاتھ شرٹ نکالتے ہوئے تھمے تھے۔ میں نیا لے لوں گا، زیاد نے کہا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آ جانا۔ اور یہ گن تم نے خود ہی صاف کرنا ہے، یہ پاکستان نہیں جہاں تمہارے نوکر سارے کام کر جائیں۔ شجاع نے اس کو کہتے کمرے سے نکل گئے جبکہ زیاد نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر سامنے طنز نظروں سے دیکھا۔ اب زیاد خانزادہ صفائی کرے گا؟ نیور، زیاد مغرور انداز میں کہتا اٹیچ واش روم کی جانب بڑھ گیا اور زور سے اس کا دروازہ بند کیا۔ السلام علیکم خالہ، عاشر ہے گھر پر؟ آرزو نصرت بیگم کے گھر آ کر سلام کر کے بولی۔ وعلیکم السلام میری بچی۔ ہاں عاشر گھر پر ہی ہے، پڑھ رہا ہوگا، نصرت بیگم نے مسکرا کر اس سے مل کر جواب بولی۔ اچھا تو میں اس کے کمرے میں جا رہی ہوں، آرزو نے مسکرا کر کہا۔ کمرے میں نہیں، وہ اسٹڈی روم میں ہے، نصرت بیگم نے بتایا تو سیدھا جا کر رائٹ سائڈ میں ہی گئی جہاں اسٹڈی روم تھا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا پش کیا تو وہ چر کی آواز سے کھلتا گیا۔ عاشر جو کتاب پر جھکا ہوا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو آرزو کھڑی تھی جو اسے دیکھنے پہ مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ عاشر نے ایک نظر دیکھ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ آرزو نے گھور کر اس کو دیکھا جو اس کی موجودگی نظر انداز کر گیا۔ آخر کرتا بھی کیوں نہ، 2 دن بعد اس کو منانے آئی تھی۔ اس بیچ میں نہ عاشر اس کے پاس آیا تھا اور نہ آرزو، پر آج اس کو آتا دیکھا تو اس نے ناراضگی کا احساس کروانا لازم سمجھا۔ ناراض ہو؟ آرزو اس کے پاس آ کر معصومیت سے پوچھنے لگی۔ عاشر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے کورس کی کتابوں کی طرف نظریں کی۔ سوری، آرزو نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے۔ مجھے پڑھنا ہے، باہر جاؤ، عاشر نے سنجیدگی سے کہا۔ عاشر معافی مانگ رہی ہوں نا، تو ختم کرو اب تم اپنا ایٹیٹیوڈ۔ آرزو نے اب کچھ چڑ کے کہا۔ میں ایٹیٹیوڈ دکھاؤں یا ناراض رہوں، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ عاشر نے بنا دیکھے کہا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ آرزو کو عاشر کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو فرق پڑے گا؟ عاشر نے سنجیدگی سے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ہم بہت اچھے دوست ہیں آپس میں، اور کزن بھی۔ ہمارے بیچ کبھی اتنی دیر والی ناراضگی بھی نہیں رہی جتنی اس بار ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آئی نو میں نے اس دن بہت برا ریئیکٹ کیا تھا، پر میں شرمندہ ہوں، اس لیے معافی مانگنے آئی ہوں تاکہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے اور ہم پہلے کی طرح ہو جائے، اور تم ہو جو منہ پھلائے بیٹھے ہو۔ آرزو نے ایک سانس میں کہہ ڈالا۔ ہاں ہم دوست ہیں، عاشر نے عجیب سے انداز میں مسکراتا سر جھٹک کے بولا، جبکہ آرزو کو عاشر آج ٹھیک نہیں لگا۔ تو کیا نہیں ہے؟ آرزو نے سوال کیا۔ ہے، عاشر نے بس اتنا کہا۔ نظر انداز کیوں کرو؟ کتاب تم ابھی اچھال دو میرے اوپر، حساب برابر۔ آرزو نے احسان سا ہل دیا۔ نہیں ہوں میں ناراض، عاشر نے کہا۔ عاشر پلیز سوری، سچی والا۔ آرزو نے بازو سے پکڑ اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مجھے بہت برا لگا تھا آرزو، عاشر نے شکوہ کیا۔ سوری، آرزو نے معصوم شکل بنائی۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا تم نے ریئیکٹ کیا تھا، عاشر نے مزید کہا۔ سوری، آرزو نے شکل کو اور معصوم بنایا۔ تم کوئی بھاری چیز بھی میرے اوپر ڈالتی میں اف نہ کہتا، پر تمہارا رویہ مجھے برا لگا اور کچھ نہیں۔ عاشر نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر کہا۔ سوری، آرزو نے شرمندگی سے کہا۔ ہمارے درمیان پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور نہ تم
और ना तुमने या मैंने ऐसी बदतमीज़ी की। आशिर ने घूर कर कहा। सॉरी। आरज़ू ने वही लफ्ज़ कहा। आइंदा ऐसा ना हो, आशिर ने वॉर्न किया। हाँ नहीं होगा, आरज़ू ने शुक्र का सांस लेकर कहा। अच्छा, क्या बात थी जो तुम इतना चिढ़ गई थी? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। आशिर अब पहले की तरह नॉर्मल लहजे में बोला। इसका दिल साफ हो गया था। आरज़ू को एहसास हो गया और इसने माफ़ी मांगी तो, वरना 2 दिन वो खुद अपसेट था। वो इससे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो तो नाराज़ था ना। दूसरी बात कि आरज़ू भी नहीं आई थी, इसलिए वो भी खामोश हो गया था। इसको फील होने लगा था कि जैसे आरज़ू बदल गई हो और अब इसको किसी आशिर की ज़रूरत नहीं, पर आरज़ू के आने पर इसके खदशात कम हुए तो अपना आप हल्का महसूस हो रहा था। परेशान नहीं, कोई परेशानी भी मुझसे परेशान रहती है। आरज़ू ने फ़क्रिया बताया, जिस पर आशिर ने नफ़ी में सर को जंबिश दी। आरज़ू, तुम कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, अब भी नहीं छुपाओ। आशिर ने फिर पूछा। तुम्हें लगता है मैं कोई बात तुम्हें बताए बिना रह सकती हूँ? आरज़ू ने उल्टा से सवाल किया। लगता तो नहीं, पर मेरे ये 2 दिन बहुत बोरिंग गुजरे हैं क्योंकि तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी ना। आशिर ने मुस्कुराकर कहा। हाय रे, मैं भी कसम से इतनी बातें जमा की है मैंने। आरज़ू ने परजोश आवाज़ में कहा। अच्छा, कौन सी बात? आशिर हमातन गोश हुआ। आप ही की मंगनी हुई गई। आशिर जो बहुत गौर से सुन रहा था, इसको घूर कर आरज़ू को देखा। तौबा है आरज़ू, ये तो मैं जानता हूँ ना, आशिर ने बेजारी से कहा। तो आरज़ू ने मंगनी के बाद वाला वाक़या बताया, कैसे ज़रीना बेगम ने इसे चप्पलों की बरसात की, अपनी की गई बरसात की, अपनी गई तो अब्बा की चप्पल से भी। आशिर को शौक सा आरज़ू की बातें सुन रहा था। कुछ वर्ड है ना, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। खाला तो बहुत खतरनाक है, आशिर ने हंस के बोला। हाँ ना, इनको किसी अंडरवर्ल्ड ख़ानदान से होना चाहिए था। आरज़ू ने आशिर की बात पर इत्तेफाक किया। उठो। आशिर अपनी जगह से उठता बोला। क्यों? आरज़ू उठकर बोली। हफ्ते बाद एग्ज़ाम्स है और कल से मैं ज़्यादातर दोस्तों के साथ कंबाइन स्टडी करूँगा, इसलिए आज बाहर ले चलता हूँ। तुम्हें इस दिन नहीं ले चला था ना, और मैं भी मसरूफ़ हो जाऊँगा, इसलिए मैं इस बीच कोई फरमाइश नहीं करना, आशिर ने जवाब देकर ख़बरदार किया। दिल खुश कर दिया, आरज़ू ने चहक कर कहा। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, मैं बुक समेट कर आता हूँ। आशिर मुस्कुरा कर बोला। तो आरज़ू सर हिलाती बाहर गई। आओ आरज़ू, इधर बैठो। आरज़ू स्टडी से जैसे ही बाहर निकली, नुसरत बेगम ट्रे किचन से लेती निकली, जिसमें चाय की केतली और नट्स थे। जी खाला। आरज़ू उनके साथ बैठ गई। सब खाओ, नुसरत बेगम खाने का कहा। आशिर आए तब तक मैं चाय पीती हूँ, आरज़ू ने मुस्कुरा कर कहा और अपने लिए चाय निकालने लगी। आशिर भी आ गया। नुसरत बेगम आशिर को देखकर कहा, तुम यहीं खाने बैठ गए? आशिर ने आरज़ू के सर पर थप्पड़ रसीद किया और अपने लिए नट्स उठाए। तो तुम्हें क्या? आरज़ू ने मुंह बनाया। नाराज़गी ख़त्म हो गई तुम दोनों की? नुसरत बेगम ने इन दोनों को साथ मुस्कुराता देखा तो पूछा। आपको कैसे पता? दोनों ने साथ ही पूछा, फिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कैसे पता ना चलता, दोनों को अच्छे से जानती हूँ मैं, नुसरत बेगम ने मुस्कुराकर कहा। फिर अभी? आरज़ू को तहज्जुस हुआ। आशिर खामोश सा था तो पहले मुझे लगा इम्तिहानों का टेंशन है, शायद इस वजह से। फिर जब वो घर से कम निकलता और खाने पर ध्यान नहीं दिया, इसके बाद जरीना ने बताया तो पता लग गया। नुसरत बेगम ने बताया। अच्छा, तो ये बात है? आरज़ू बोली। जी। नुसरत बेगम हंस के बोली। पता नहीं था मेरी बात ना करने पर ऐसे हो जाओगे। आरज़ू ने आशिर के कंधे से अपना कंधा टकरा कर शरारत से कहा। जाहिर मेरी मोटू दोस्त हो, उदासी तो होगी ना। आशिर ने मजलूम सी शक्ल बनाई। ऐसे ही खुश रहो, नुसरत बेगम ने दुआ दी। अब चलें? आशिर अपनी चाय ख़त्म करते बोला। हाँ चलो। आरज़ू भी जल्दी से उठ बैठी। आशिर, बाइक आहिस्ता चलाना, नुसरत बेगम ने तनहा किया। आप फिक्र ना करें अम्मी, हर बार एक ही हादसा नहीं होता, आशिर ने तसल्ली दी। आओ अब। आरज़ू ने उसका हाथ पकड़ते बाहर की जानिब खींचा। पहले आइसक्रीम, इसके बाद तुम मुझे चूड़ियाँ खरीद के दोगे, फिर हम गोलगप्पे भी खाएंगे। आरज़ू उसके पीछे बाइक पर बैठती हुई बोली। चुपचाप आइसक्रीम ही खाना, बस, और कुछ नहीं, मुझे और भी काम है, आशिर ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। अब कि मैंने नाराज़ हो जाना है, आरज़ू ने वॉर्न किया। मर्जी है, आशिर लापरवाही से बोला। तो आरज़ू ने इसकी पीठ पर थप्पड़ मारा। हम बात कर सकते हैं? रोशना लाइब्रेरी में थी जब अलिया दानिश के सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला। मुझे कोई बात नहीं करनी है। रोशना ने सहूलत से इनकार किया।
रोशना प्लीज़। अलियादा ने इसको हाथ जो टेबल पर रखा था वो थाम कर बोला। इसकी नज़र पहनी हुई अंगूठी पे पड़ी तो शौक से रोशना को देखने लगा, जिसने फ़ौरन से पहले इसके हाथ से अपना हाथ खींच लिया। मिस्टर अलियादान, आप प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाया करें। लाइब्रेरी में होने की वजह से रोशना ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा। एंगेजमेंट रिंग है? अलियादान को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। जी बिल्कुल, रोशना ने कहा, जबकि इसको देखने से गजीर किया था। जाने क्यों इसको अलियादान से सामना करना मुश्किल लग रहा था। तुमने ये मंगनी तोड़ दो, अलियादान ने शिद्दत पसंदी से बोला। इसकी बात पर रोशना को अपनी समात पर यकीन नहीं आया। क्या वाकई इसने जो सुना सच है? आपका दिमाग तो ठीक है? रोशना ने दांत पीसते कहा। नहीं, जवाब फौरन से आया। तो इलाज करवाइए, मेरा ख़राब नहीं करे दिमाग, रोशना ने घूर कर कहा। रोशना, आई लव यू, प्लीज़ ये मंगनी ख़त्म कर दो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। जब से तुमने ये बात बताई है कि मैं एक पल सुकून का सांस नहीं ले पाया। सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया है। पर मैंने बहुत सोचा और यही बात मालूम हुई कि मैं रोशना की अब बस हो गई थी। इसने बिना लिहाज किए अलियादान के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अलियादान गाल पर हाथ रखे बेयकीन से रोशना को देखने लगा, जो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। रोशना ने एक हकारत भरी नज़र इस पर डाली और लाइब्रेरी से निकली। अलियादान फ़ौरन से इसके पीछे गया। रोशना, मेरी बात सुनो। अलियादान इसके सामने आकर मन्नत भरे लहजे में बोला। इसको अपना आप हद से ज़्यादा बेबस महसूस हो रहा था। वो चाह कर भी अपनी फीलिंग्स अच्छे से रोशना के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाया और ना रोशना इसको मौका दे रही थी। क्या बात सुनो? हाँ, क्या बात? तुम समझते क्या हो? मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी तो सुन लो, मैं इनमें से नहीं। प्यार के दो बोल बोल कर इम्प्रेस हो जाऊंगी और तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ऐसी घटिया गुफ्तगू करते हुए? रोशना ने तेज़ आवाज़ में अलियादान से कहा। वो कब आपसे तुम का सफ़र कर गई इसको पता नहीं लगा। रोशना आहिस्ता, सब देख रहे हैं, अलियादान ने सामने देखते हुए कहा, जहाँ कुछ स्टूडेंट इनको देखकर गुजर रहे थे। क्यों डर लग रहा है अपनी इज्जत खराब होने पर? रोशना ने तंजिया पूछा। मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं नहीं चाहता कि लोग बातें बनाएं तुम्हारे बारे में। अलियादान ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जा इसके लिए सिवाय नफरत के कुछ ना था। इसको रोशना की नज़रों में अपने लिए ऐसे नफरत देखकर चुभन से अपने अंदर कुछ टूटना महसूस हुआ। पर वो मर्द था, अपने आप को कंट्रोल में रखना वो अच्छे से जानता था। मेरी परवाह मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे मर्दों को, रोशना चीख के बोली, जबकि अलियादान बेबसी से इसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मोहब्बत है तुमसे, आज या कल से नहीं, जब पहली दफ़ा देखा था ना तब से ही। अलियादान ने एक और कोशिश की। वकास और अहमद भी वहाँ आ गए थे और सारा मामला वो जान गए थे। मैं नहीं करती, जान गए, अब मेरा रास्ता मत रोकिएगा, क्योंकि सिवाय नाकामी है कुछ नहीं मिलेगी। रोशना कहती एक पल नहीं रुकी थी। अलियादान ने फिर इसको रोका नहीं था। वो तो अपनी जगह पत्थर होके रह गया था, जैसे अपनी जगह जम गया था और हिलने की में सकत न थी। आंखें पथरा सी गई, एक आंसू उसकी आंख से गिर कर बेमोल हुआ था। कभी एक ख्वाब सा देखा था मैंने कि तुम मेरे हो और मेरे लिए हो। ज़िंदगी एक के लिए नहीं रुकती है और ना किसी एक के जाने से ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में हम इस दुनिया में जाने कितने लोगों से मिलते हैं, किनको हम अच्छे लगते हैं और कोई हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही सबकी ज़िंदगियों में बदलाव सा आ गया था। एक साल पर लगा कर उड़ गया था। रोशना का कॉलेज में अब लास्ट ईयर था। अलियादान ने इस दिन के बाद कॉलेज नहीं गया था, सिवाय अपने पेपर्स के अलावा। वह अब ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया था। वो इसकी मसरूफियत थी बिज़नेस पर ध्यान देना। वो संजीदा हो गया था और सबको इसकी संजीदगी से वहशत होती थी, मगर सिवाय वकास और अहमद के इसकी संजीदगी की वजह कोई नहीं जानता था। वकास और अहमद ने बिज़नेस जाना शुरू कर दिया था। आशिर ने इंट्री टेस्ट पास कर लिया था, जिस पर इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। आरज़ू अब इंटर के एग्ज़ाम्स की तैयारी में थी। वो भी आशिर की खुशी में खुश हो गई थी। रोशना के ससुराल वालों ने अब शादी का शोर मचाया हुआ था, मगर अयाज साहब ने कुछ वक्त मांगा था। रोशना भी एक साल अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। ज़ियाद का इनसे बस फ़ोन पर रब्ता होता था। वो 1 या 2 बार अमेरिका गए थे, इसके बाद इनका जाना ना हो सका। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ज़ियाद नूर जहाँ से पूछा, जिनकी पट्टी आज खुलने वाली थी। ज़ियाद ने इस 1 साल में इनका बेहद ख्याल रखा और इनका सारा खर्च खुद उठाया था और इस
1 साल में ज़ियाद एक बार भी कराची नहीं गया था और ना घर वालों से किसी से राब्ता किया था। इसरार साहब को काफ़ी दुख हुआ था ज़ियाद की इतनी इंतहाई पर, जो इनको इस काबिल भी नहीं समझ रहा था कि कुछ बताएं। इनको माही बेगम भी ज़ियाद से नाराज़ थी क्योंकि इनको भी कॉल पे बताया था, बहुत अच्छा, आज इतने टाइम बाद मैं जाऊंगी और अपनी नॉर्मली ज़िंदगी गुजारूंगी। नूर जहाँ ने मुस्कुरा कर कहा, ये बात तो है, अब आप दिल थाम लें। ज़ियाद ने कहा। तभी कुछ डॉक्टर वहाँ आए। ज़ियाद एक तरफ होकर खड़ा हो गया, जबकि एक नर्स ने आराम से आहिस्ता आहिस्ता नूर जहाँ के चेहरे से पट्टी हटाई। ज़ियाद मुस्कुराता इनकी तरफ देख रहा था और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, इसने सब ठीक कर दिया था और इसको लड़खड़ाने नहीं दिया था। पूरे चेहरे से पट्टी उतरने के बाद दूसरी नर्स ने एक मिरर इनके सामने किया तो नूर जहाँ ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो तशक्कर से इनकी आंखों में आंसू हो गए थे। ज़ियाद ने आगे बढ़कर इनको अपने साथ लगाया और इनका माथा चूम कर मुबारकबाद दी। मुबारक हो खाला, चेहरे से पट्टी उतर गई। ज़ियाद का फ़ोन आया था, काफ़ी खुश था। वकास रेस्टोरेंट आकर पहले ही खबर दी और अपनी जगह बैठा। आज इतवार था तो वकास ने ज़िद करके सबको इकट्ठा किया था, वरना बहाने बहुत थे कि फिर कभी मिलेंगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब ज़ियाद भी वापस आ जाएगा, बहुत याद आ रहा है। हिमायूं ने चावलों का स्पून मुंह में डाले कहा। हाँ, अब आना तो चाहिए इसको, क्या पता 1 महीने तक आ जाए। अहमद ने पर सोच लहजे में कहा। तुम क्या अब इतना खामोश रहने लगे हो, ज़बान गुम हो गई है क्या? हिमायूं ने खामोश बैठे अलियादान को टोका, जो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। खामोशी बेवजह नहीं होती साहब, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं। सर में दर्द है कुछ, अलियादान ने जवाब दिया। आजकल बहुत दर्द होने लगा है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, तुम तो अब उमूमन खामोश चुप उदासी होते हो, हिमायूं ने जवाब कहा तो अलियादान अब कुछ न बोला, बस कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। जबकि वकास और अहमद ने एक दूसरे को देखा। इन दोनों ने बहुत कोशिश की थी अलियादान को समझाने की, पर वह अलियादान तो जैसे कानों में रुई ठूस बैठा था, जो इनकी बात ही नहीं सुन रहा था। ज़ियाद से मैं बात करूँगा, कुछ दिन बाद मेरी शादी होगी ताकि वो भी शामिल हो। अम्मी ने जल्दी मचाई हुई है, वो तो बस मैंने जाने कैसे इनको टाला हुआ है। हिमायूं ने अपना पुराना दुखड़ा रोया। इसका बचपन से ही अपने चचाजाद से रिश्ता तय था और जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो इसकी माँ शादी करवाना चाहती थी, पर हिमायूं का ज़ियाद का पाकिस्तान में ना होने की वजह से मना किए हुए था। पर इसकी माँ ने गुस्से से शादी का कहा तो हिमायूं अब ज़ियाद से कहना चाहता था कि वापस आ जाए, इसकी जान खुलासी हो। कुछ माएँ तुम्हारी माँ जैसी भी होती हैं, जिनको अपने बेटों की शादी बचपन की में ही फिक्र होती हैं, और एक हमारी माँ है जो इनके बेटे ऊँट जितने हो गए हैं तब भी कोई परवाह नहीं। वकास ने जले दिल के फपोड़े फोड़े। तो तुम खुद ही लड़की तलाश करके कर लो, अहमद ने मशवरा दिया, ताकि मेरे अब्बा 1 मिनट न लगाए मेरा सर कलम करने में। वकास ने दांत पीसे। तो सब्र करो, जब तुम्हारी अम्मा को पता लगेगा इनका बेटा बड़ा हो गया है, या खुद ही इनके कानों में ये बात डालो। हिमायूं ने हंस के कहा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वकास को हिमायूं का मशवरा पसंद आया। अब रहते हैं ये दोनों। हिमायूं ने अहमद और अलियादान की तरफ इशारा किया। मेरी बस लड़की मान जाए, अहमद ने दिल में सोचा। ज़बान से कहकर अपनी शामत नहीं मंगवानी थी। आरज़ू आरज़ू। वो गहरी नींद में थी जब अपनी माँ की चिंगाड़ती आवाज़ पर गड़बड़ा कर उठ बैठी और कमरे में देखा तो पता चला कि आवाज़ लाउंज में से आ रही थी। ये सुबह अम्मा को क्या हो गया जो इतने प्यार से बुला रही है? आरज़ू अपने चेहरे से बाल हटाकर कहा और मुंह बनाती कमरे से निकली, जहाँ रोशना खड़ी हुई थी जब ज़रीना बेगम आग बगोला बनी थी। आपने बुलाया अम्मा? आरज़ू ने जमाई लेते हुए कहा। जी महारानी साहिबा, ये देखो क्या किया है, ज़रीना बेगम ने तंज़िया कहा। इसको टेबल पर रखे कपड़ों की जानिब इशारा करके कहा तो आरज़ू ना समझी से देखने लगी। कपड़े हैं और क्या, आप इसे पूछ सकती हैं, ख्वामखा मेरी नींद खराब करी। आरज़ू बेजारी से बोली। नालायक, ये कपड़ों का हशर क्या कर डाला? पहली दफ़ा कोई काम और आसान सा काम दिया था, वो भी तुमने नहीं किया। ज़रीना बेगम सर पकड़ के बोली तो आरज़ू ने एक जोड़े को देखा। ज़रीना बेगम ने उसको कपड़े धोने का कहा था और समझाया भी था कि कैसे धोने होते हैं। आरज़ू ने एहतजाज बहुत किया कि वो नहीं करेगी कोई काम वाम,
पर ज़रीना बेगम ने भी ठान ली थी कि अब आरज़ू को सुधार के ही रहेगी, जो इनकी बस की बात ना थी। चमक तो रहे, ऐसे तो आपने पूरी ज़िंदगी नहीं धोए होंगे जितनी मैंने पहली दफ़ा धोकर दिखाए हैं, आरज़ू ने फ़क्रिया बताया। बिल्कुल, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं धोए। ज़रीना बेगम ने अपना एक जोड़ा उसके मुंह पे दे मार कर कहा। ओहो अम्मा, अब आप अपने कपड़े भी मारेगी? आरज़ू झुंझलाहट से बोली। ये जोड़ा देखो, मेरा नया था, अब सफ़ेद से गुलाबी हो गया है। ज़रीना बेगम ने घूर के कहा तो आरज़ू ने आंखें फाड़ कर इनकी कमीज़ को देखा जहाँ गुलाबी रंग चढ़ा हुआ था। ये मार्जा कैसे हो गया? आरज़ू पर जोश हुई। मार्जे की कुछ लगती है, मैंने कहा था ना कपड़े अलग अलग करके धोना वरना रंग चढ़ता है। कर दिया ना सत्यानाश कपड़ों का। ज़रीना बेगम गुस्से से बोली। अम्मा मुझे ये इल्ज़ाम ना दे, अब आप एक तो मुझे मासूम को इतना काम करवाया, कल आपने, और अब तौबा। आरज़ू ने मुंह बनाया। काम देख रहा है कैसे किया? ज़रीना बेगम ने तंज कहा। अलग अलग कपड़े धोती तो वक्त लगता, और ज़्यादा वक्त लगता तो वक्त ज़ाय होता, और हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। आरज़ू ने अपनी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। आरज़ू अभी के लिए दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मेरा पारा हाई हो जाए। ज़रीना बेगम ने इसको जाने का बोला। आपका पारा तो बस मेरे लिए आसमान पर होता है, आरज़ू कहती वॉकआउट कर गई। अम्मा क्यों गुस्सा होती है इस पे, अभी छोटी है, बाद में सीख लेगी। रोशना ने आरज़ू के जाने के बाद अम्मा को समझाया। छोटी नहीं है, अब भी इसकी होने वाली है, और अभी तक चाय का पानी उबालना नहीं आता। ज़रीना बेगम जल के बोली। मैं सिखाऊंगी ना तो कर लेगी सब काम। रोशना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, वो तो जैसे सीख जाएगी, अब इसकी शादी की उम्र है, ससुराल जाकर क्या करेगी? अगर यही हाल रहा ना तो घर में बैठी रहेगी। ज़रीना बेगम को ज़्यादा ही गुस्सा थी। अम्मा कैसी बातें करिए, आप अच्छा अच्छा सोचिए, और आरज़ू इतनी भी ना समझ नहीं, और शादी अभी तो आप रहने दें। रोशना ने इनका हाथ पकड़ते कहा। आरज़ू को छोड़ो, मेरी बात सुनो, कल एतिया बहन आएगी तो तुम तैयारी कर लेना। ज़रीना बेगम ने कहा। वो क्यों आएगी? रोशना ने सवाल किया। पता नहीं, कोई ज़रूरी बात कह रही थी, अब जब आए तो पता चले। ज़रीना बेगम ने लाइल्मी का इजहार किया। शादी की बात तो नहीं? आरज़ू ने पूछा। नहीं, जब आएगी तो पता लगेगा, मैंने सोचा बता दूँ। तुम आरज़ू को समझाना, इससे इनसे अच्छे से बातें करे, और शायद फराज भी हो तो कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना। ज़रीना बेगम इसको हिदायत करती किचन की तरफ गई, जबकि इनकी आखिरी बात पर रोशना ने गहरी सांस ली। देखा किताबे इश्क के औराक में, अव्वल भी तेरा नाम था, आखिर भी तेरा नाम। ज़ियाद ने अपनी पैकिंग कर ली थी। 2 दिन बाद इनकी फ़्लाइट थी। शजागनी एक दिन पहले ही जा चुके थे। नूरजहाँ और ज़ियाद को बाद में जाना था। वो बैग बेड पर रखे खुद सोफे पर नीम दराज था और मोबाइल सामने की आरज़ू की तस्वीरें देख रहा था। ये तस्वीरें ज़ियाद ने आरज़ू के स्टेटस पे देखी थी, जो चूड़ी की थी। साथ में आरज़ू के रोशना भी थी साथ में आरज़ू के रोशना भी थी, मगर ज़ियाद ने तस्वीर क्रॉप करके बस आरज़ू को अपने पास सेव कर ली थी। इसने 1 साल कैसे गुजारा था बस वही जानता था। इसको अपने अंदर एक सुकून महसूस हो रहा था कि वो कितने दिन बाद आरज़ू को देखेगा। इसको पता था इसकी खुशी की इंतहा ना होगी, पर एक डर भी था कि आरज़ू अगर भूल गई होगी तो वो क्या करेगा। वो सोचना नहीं चाहता था, और वो 1.5 साल इतना भी नहीं था कि आरज़ू उसको भूल जाती। वो बच्ची भी तो नहीं थी। ज़ियाद बिना पल झपकाए आरज़ू की तस्वीरें देख रहा था। जब नूरजहाँ दरवाज़ा नॉक करके आई। ज़ियाद, खाना खा लूँ? नूरजहाँ ने कहा। खालाजान, मुझे भूख नहीं। ज़ियाद ने मना किया। पास्ता पसंद है ना तुम्हें, वही खा लो, दिन में भी कुछ नहीं खाया था। नूरजहाँ ने कहा। बाद में, अभी नहीं। ज़ियाद हल्का सा मुस्कुराया। ओके। नूरजहाँ ने सर हिलाया और दरवाज़ा बंद करती बाहर चली गई। ज़ियाद भी दोबारा अपने काम में लग गया, जो था आरज़ू की पिक्चर देखना। सर, आज हमारी जब्बार इंडस्ट्री के साथ मीटिंग है, शाम 7 बजे के वक्त। अलियादान की सेक्रेटरी ने फ़िज़ा ने इसको बताया। वो मीटिंग कैंसिल कर दे, 4 बजे जो इब्राहिम इंडस्ट्री के साथ था बस वो फिक्स करें। अलियादान ने संजीदगी से कहा। बट सर, 7 बजे वाली मीटिंग्स इम्पॉर्टेंट है। असदुल्ला सर ने बहुत कहा है कि मैं इसके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से तैयारी करूं, और अगर इनको पता चल गया तो गुस्सा करेंगे और नुकसान अलग होगा। फ़िज़ा ने परेशानी से बताया। आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार की होगी यकीनन, और डैड को मैं बता दूंगा। अलियादान दोनों हाथों की उंगलियां बाहम एक दूसरे में फंसाकर कहा। ओके सर। फ़िज़ा कहकर
फाइल हाथ में लेती कैबिन से निकल गई। अलियादान फिज़ा के जाते ही लैपटॉप में बिजी हो गया। जब ही इसका मोबाइल रिंग करने लगा तो इसने स्क्रीन पर नज़र डाली तो माँ का कॉलिंग लिखा आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अलियादान ने कॉल उठाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम अलियादान, शाम में तुम्हारी कोई मीटिंग हो तो नहीं है ना? निरमा बेगम ने सवाल किया। जवाब देकर पूछा। क्यों? अलियादान ने पूछा। हाँ, अगर है तो कैंसिल करना और आज शाम में जल्दी आ जाना क्योंकि नेहा आ रही है घर पर, तो निरमा बेगम ने खुशी से बताया। जबकि अलियादान का बिगड़ा मूड और ख़राब हो गया क्योंकि पिछले साल से लेकर निरमा बेगम अलियादान को राज़ी करने में लगी हुई थी वो इनके भाई की बेटी नेहा से शादी कर ले, जिस पर अलियादान ने साफ इनकार कर दिया था। मगर निरमा बेगम हर मुमकिन कोशिश कर रही थी अलियादान को मनाने में। अम्मी, नेहा आ रही है तो मैं क्या करूं? और आज मैं बहुत बिजी हूं, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग्स है जो मैं नेहा के लिए कैंसिल नहीं कर सकता। अलियादान ने बमुश्किल अपना लहजा नॉर्मल किए कहा। दानी, मैं कुछ नहीं सुन रही, थोड़ा ख्याल कर लो, कज़न है वो तुम्हारी, कितना बुरे लगेगा। निरमा बेगम ने दो टोक अंदाज में बताया। अम्मी, इसको बुरा नहीं लगेगा, और दूसरी बात हिफ्ज़ा है ना, मेरी क्या ज़रूरत होगी, और रात को शायद मुझे आने में भी देर हो जाए, काम बहुत है ज़्यादा आज। अलियादान ने दोबारा इनकार किया। ठीक है, निरमा बेगम कहते ही कॉल कट कर गई। जबकि अलियादान ने इंटरकॉम उठाया और अपनी सेक्रेटरी से कहा, मिस फ़िज़ा, शाम 7 बजे वाली मीटिंग कैंसिल मत करिएगा। ओके सर, अच्छा हुआ आपने अभी कह दिया, वरना बहुत बुरा लॉस्ट हो सकता था। फ़िज़ा ने अलियादान की बात सुनकर कहा, जिस पर अलियादान ने बस कहा। कुछ भी हो, पर वो अभी शादी के नाम से भी दूर भागना चाहता था। वो चाह कर भी रोशना को भूल नहीं पा रहा था। इसके थप्पड़ की गूंज वो आज भी महसूस करता था, जिस पर इसके अन्ना को ठेस तो नहीं पहुंची थी, मगर दिल ज़रूर तड़पा था अपनी मोहब्बत की नाकदरी पर। वो कुछ कर नहीं सकता था या करना ही नहीं चाहता था। हकीकी इश्क तो वो है जो हद में रहकर बेहद किया जाए। अयाज भाई घर नहीं है क्या? अतिया बेगम ने चाय पीते हुए जरीना बेगम से पूछा। जी, वो इस वक्त अपने काम पे होते हैं, जरीना बेगम ने बताया। आपने इनको बताया नहीं था हमारे आने का? चाय का कप रखते उन्होंने दूसरा सवाल किया। बताया था, पर इनके दफ्तर में बहुत मुश्किल से ही छुट्टी मिलती है, जरीना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। जबकि रोशना, आरजू, फराज ये सब खामोश थे और आज इनका छोटा बेटा जिसका नाम नादिर था वो भी मौजूद था और एक्सरे करती नज़रों से आरजू को देख रहा था, जिस पर आरजू का बस नहीं चल रहा था किसकी गर्दन मरोड़ दे। नादिर, आप कुछ ले, रोशना ने इसका ध्यान आरजू की तरफ हटाने की गर्ज से कहा, इसलिए कबाब की प्लेट इसके सामने की। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आई हूँ और अपने बेटे नादिर को भी लाई हूँ ताकि आप देख लें, क्योंकि आखिरी बार तो बस आप तभी देखा था ना जब रोशना बेटी का रिश्ता लाए थे। अतिया बेगम ने तमहीद बांधी तो उनका दिमाग खटका। आरजू, तुम कमरे में जाओ, सुबह कह रही थी ना पेपर्स की तैयारी करनी है, जरीना बेगम ने आरजू से कहा, जो खुद अंदर जाने पर तोड़ रही थी। इनकी बात सुन के तो इसको लगा जैसे किसी ने इसको ज़िंदगी की नवीद सुना दी हो, क्योंकि इसको इन सब के साथ बैठना पसंद नहीं होता था। हाँ अम्मा, मैं जा रही हूँ। आरजू उछल के अपनी जगह से उठी और फिर अतिया बेगम से बोली, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। जी बेटा, अच्छे से पढ़ो। अतिया बेगम मुस्कुरा कर बोली। आप बताइए, कौन सी ज़रूरी बात है? जरीना बेगम ने आरजू के जाते कहा। आप समझ तो गई हैं, मैं इसलिए आरजू को अंदर भेजा। खैर, मैं साफ साफ बात कह देती हूँ, मुझे आरजू का हाथ अपने बेटे नादिर के लिए चाहिए। मेरी कोई बेटी नहीं है, बस 2 बेटे हैं। अच्छा है, आपकी 2 बेटियां एक साथ रहेगी। अतिया बेगम की बात जरीना बेगम और रोशना ने शौक से एक दूसरे को देखा। आपकी बात दुरुस्त है, मगर अभी हमने आरजू की शादी का नहीं सोचा। दूसरा कि अभी वो इन बातों से वह नावाकिफ़ है। वो तो अभी पढ़ाई भी इंटर कर रही है। जरीना बेगम ने इनकी बात पर इतना कहा, साफ मना भी नहीं कर सकती थी। दूसरी बेटी की सास जो थी, होने वाले भी थे, पर थे तो सही। पढ़ाई वो कर लेगी, मैं कौन सा अभी शादी का कह रही हूँ। बस चाहती हूँ कि मेरे बेटे फराज के निकाह के साथ इनका भी हो जाए। रोशना की रुखसती तो कुछ माह बाद में हो जाएगी। आरजू की आप तब करें रुखसती जब वो पढ़ाई कर लें। अतिया बेगम ने आराम से कहा तो सोच में पड़ गई। मैं अयाज से बात करूंगी, फिर आपको जवाब दूंगी, जरीना बेगम ने संजीदगी से कहा।
پر جواب ہاں میں دیجیے گا، میرے نادر کی بھی خواہش ہے، یہ عطیہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ان کی بات پر زرینہ بیگم نے نادر کی طرف دیکھا جب سر جھکائے بیٹھا تھا، سفید ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ ان کو بہت سلجھا ہوا لگا۔ زرینہ بیگم کو بے ساختہ نادر پر ترس آیا۔ اگر بات بن جاتی تو آرزو نے پھر کرنا تھا، پر نہ تو نادر نے اپنے بال نوچ لینے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، شام میں جیسے ہی ایاز آئیں گے میں ان سے بات کروں گی، وہ اپنی بہن سے بھی۔ زرینہ بیگم نے ان کو تسلی کروائی۔ آج زیاد کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا کہ پاکستان واپس جا رہا ہے، پر سب سے زیادہ خوشی اس کو اس بات کی تھی کہ اب وہ آرزو کو دیکھے گا۔ اپنے دوستوں کو اس نے بتا دیا تھا اور وہ چاروں ایئرپورٹ پر اس کو ریسیو کرنے بھی آ گئے تھے۔ زیاد کے دل میں خواہش ابھری، کاش وہ جیسے ہی پاکستان میں اپنا قدم رکھے تب پہلا چہرہ وہ آرزو کا دیکھیں، پر یہ اس کی خواہش ہی رہے گی۔ جانتا تھا اس کے پاس بہت باتیں تھیں جو وہ آرزو سے کرنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اس کا نمبر کیوں بند کر رکھا ہے، اور اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ مزید روشنا کو اپنی منمانی کرنے نہیں دے گا۔ سر واٹ یو ٹیک سم تھنگ؟ زیاد کو حقیقت کی دنیا میں ایئر ہوسٹ کی آواز نے لے آئی۔ وہ تو ورنہ آرزو کو جانے کب تک سوچتا رہتا۔ نو تھینکس، زیاد نے انکار کیا اور کان میں ہینڈ فری لگائے پشت سیٹ پر ٹکائے آنکھیں بند کر دی، جبکہ سامنے والی سیٹ پر نور جہاں کوئی میگزین پڑھنے میں مصروف تھی۔ عاشر کا آج میڈیکل کالج میں فرسٹ ڈے تھا، جس پر وہ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھا۔ اس نے تیار ہو کر خود کو دیکھا۔ اس نے آج کاٹن کی براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنا تھا، جس پر وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بالوں کو اس نے جیل سے سیٹ کیا تھا۔ ہلکی سی بیئرڈ جو اس نے آج ہی شیو کی تھی۔ عاشر نے خود پر مسکراتی نظر ڈالی، جس پر اس کے ڈمپلز واضح ہوئے تھے۔ عاشر نے ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی اٹھائی اور اپنی کلائی میں باندھنے لگا۔ تیار ہونے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہو۔ نصرت بیگم نے عاشر کو باہر آتے دیکھا تو نہال ہو گئی اور اس کی بلائی لینے لگی۔ امی دعا کرنا سب اچھا ہو۔ عاشر نے ان کا ماتھا چومتے کہا، اچھا ہی ہوگا، رکو میں نظر اتار دوں کسی کی نہ لگ جائے، اتنے لوگ ہو گئے کالج میں۔ نصرت بیگم جلدی سے بولی، جس پر عاشر ہنس پڑا۔ امی کیا ہو گئے، اور بھی بہت ہوں گے پیارے، وہاں مجھ سے زیادہ بھی۔ عاشر نے بتایا ہوں گی اور بھی، پر تم جیسا کوئی نہیں ہوگا اور نہ یہ ڈمپلز ہوں گے۔ نصرت بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، اچھا میں واپس آؤں تب اتار لیجیے گا، کیا پتہ کسی کی لے آؤں نظریں، اب تو دیر ہو رہی ہے۔ عاشر نے مسکرا کر کہا اور جلدی سے باہر کی طرف گیا، جبکہ نصرت بیگم اس کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ایاز سے بات کی تھی، ان کو اعتراض نہیں تھا۔ زرینہ بیگم نے برتن دھوتی روشنا سے کہا، اماں نادر اچھا تھا، پر آپ کو نہیں لگتا آرزو اور عاشر کے بارے میں سوچے بجائے نادر کے؟ روشنا نے سنجیدگی سے کہا، عاشر اور آرزو؟ زرینہ بیگم تعجب سے بولی، ہاں کیوں امی، وہ اتنے کلوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دوسری دوستی بھی بہت گہری ہے، پیار بھی۔ آرزو کو خیال کتنا رکھتا ہے عاشر، کسی بڑوں کی طرح۔ جب شادی ہوگی تب تو وہ اس کی کیئر کرے گا۔ مجھے تو لگتا ہے عاشر بھی یہی چاہے گا، وہ پیار کرتا ہے آرزو سے، وہ کسی اور سے آرزو کی شادی ہوتے سنے گا کتنا برا لگے گا۔ روشنا نے اپنے اندازے مطابق بات کی۔ ہاں پر روشنا، عاشر واقعی میں آرزو سے شادی کرنا چاہے گا؟ زرینہ بیگم کو یقین نہیں آیا۔ ہاں کیوں نہیں، آرزو کے نخرے وہی اٹھا سکتا ہے اور وہی اس کو سنبھال سکتا ہے۔ آپ بات کریں خالہ سے، روشنا نے مسکرا کر کہا، کیا پتہ عاشر کو آرزو شادی کے حساب سے پسند نہ ہو۔ زرینہ بیگم کا دل روشنا کی بات پر مطمئن نہ تھا۔ کیا خرابی آرزو میں جو عاشر کو پسند نہیں ہوگی؟ بس میری بہن تھوڑی ہیلدی ہے اور کچھ نہیں، اور خوبصورت تو بہت ہے۔ عاشر آرزو بچپن سے ہی، آپ وہم نہ کریں۔ روشنا نے پھر سے ان کو کہا۔ انہوں نے نصرت بیگم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ اچھا میں ابھی جاتی ہوں ان کے پاس، پھر عطیہ بیگم کو کوئی جواب دوں گی۔ زرینہ بیگم نے کہا، ہاں کرے، وہ عاشر سے بات کریں پھر، اور عاشر کو کیا اعتراض ہوگا، میں نے دیکھی ہے اس کی آنکھوں میں آرزو کی محبت۔ روشنا نے مسکراتے کہا۔ زرینہ بیگم پھر نصرت بیگم کے گھر چلی گئی۔ کچھ پریشان ہو؟ نصرت بیگم نے چائے کا کپ ان کو دے کر پوچھا۔ ہاں، وہ روشنا کی ساس آرزو کا ہاتھ مانگ رہی تھی دوسرے بیٹے کے لیے، میں نے سوچا وقت
जरीना बेगम ने कश्मकश में बोली, सोचने का वक्त क्यों मांगा, इनकार कर दो इनको। नुसरत बेगम ने फौरन से कहा। पर क्यों, जरीना बेगम ने पूछा। क्योंकि मैंने हमेशा आरजू को आशिर का बनाने का सोचा है, वो तो बस सही वक्त के इंतज़ार में थी। नुसरत बेगम की बात पर जरीना बेगम ने शुक्र का सांस लिया। शुक्र है आपने बोल दिया, वरना मैं कैसे ये बात कहती। वो तो रोशना ने कहा तो मैं अतिया बहन से हाँ बोलने वाली थी। रोशना में अक्ल है, तुम में वो भी नहीं। जरीना, नुसरत बेगम ने तासिफ से इनकी तरफ देखा। आरजू को आप जानती है, इस वजह से मेरा ध्यान कभी आरजू और आशिर की जानिब गया नहीं। जरीना बेगम खफत ज़दा बोली, मैं आशिर से बात करूँगी, वो कॉलेज से आए तो ज़बीर का तुम्हें पता है, इसको अपने ऑफिस में कॉलीग पसंद आई है। नुसरत बेगम ने मुस्कुराकर कहा, आशिर मना तो नहीं करेगा ना। जरीना बेगम ने पूछा, मना क्यों, वो तो खुश हो जाएगा। नुसरत बेगम ने कहा, बस अल्लाह खैर करे। जरीना बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा तो नुसरत बेगम ने इनके हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली करवाई। आशिर कॉलेज पहुंच गया तो कॉलेज को चारों तरफ देख रहा था जब एक लड़की ज़बरदस्त उसका किस्म का टकरा हुआ। सॉरी, आशिर ने फ़ौरन से मार्जत की। लड़की ने इसको आवाज़ पर फ़ौरन से सर उठाया तो साकित हो गई। इसको लगा कोई ख्वाब दिख रही हो। उसको लगा अगर ये ख्वाब है तो कभी ख़त्म ना हो। आग, आशिर हैरत से बोला, क्योंकि सामने एनी थी जिससे इसका टक्कर हुआ था। हाँ मैं, एनी खोए हुए लहजे में बोली। वो बस आशिर को देखते ही रहना चाहती थी, पर आशिर को ऐसा देखना अजीब लग रहा था। सही, आशिर बस इतना बोला, मतलब हम एक क्लास के हैं। एनी अचानक होश में आती बोली, जी। शायद आशिर को इसका इतना खुश होना समझ नहीं आया। OMG, एनी को समझ नहीं आया अपनी खुशी कैसे छुपाए। वो जो कभी एक झलक देखने की दुआ करती थी, अब इसका सामना हर रोज़ होगा। ये बात सोचते ही इसको अपने अंदर सुकून महसूस हो रहा था। अब इसको लग रहा था वो आशिर को पा लेगी। अच्छा है मुझे भी कोई मिल गया, वरना मैं कब से अकेली डर रही थी। एनी ने चहक कर बताया। डर किस बात का? आशिर हल्का सा मुस्कुराया। एनी ने खुद को बाज रखकर इसकी नज़र डिम्पल पर ना पड़े, वरना वो सब भूल जाएगी और बस इनको देखती रहेगी, जो शायद आशिर को पसंद ना आए। अब अगर हम क्लासमेट बन चुके हैं तो फ्रेंडशिप भी। एनी ने चलते हुए अपना नाजुक हाथ आशिर की जानिब बढ़ाया। आशिर ने इसका चेहरा देखा जो खुशी से चमक रहा था और एक साइड पर डिम्पल जो बहुत गहरा था, जो इसके खूबसूरत चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। आशिर ने चेहरे से नज़रें हटाकर इसका हाथ देखा जो सफ़ेद और नाजुक सा था। नाखून पर अलग अलग से नेल पॉलिश लगाए हुए थे, जिस पर इसकी पतली उंगलियां बहुत प्यारी लग रही थी। फ्रेंडशिप, आशिर ने बिना हाथ मिलाए कहा। एनी ने अपना हाथ नीचे कर लिया। यही काफ़ी था कि वो दोस्ती के लिए माना तो। फिर दोनों एक साथ ही अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़े। बड़ा याद किया हमने, हुमायूं ज़ियाद से गले मिलकर बोला, जिस पर ज़ियाद ने मुस्कुरा कर देखा। वेलकम टू पाकिस्तान। वकास ने नूर जहाँ की तरफ फूलों का बुके थमा कर कहा। शुक्रिया बेटे। नूर जहाँ ने मुस्कुरा कर इसके सर पे हाथ फेरा, जबकि ज़ियाद इनसे मिलने में लगा हुआ था। कैसे हो? ज़ियाद ने अलियादान से पूछा। ठीक, तुम गाड़ी में आओ। अलियादान मुस्कुरा कर कहा। पर ज़ियाद को वो ठीक नहीं लगा, पर इस वक्त वो थका हुआ था, इसीलिए मज़ीद पूछा नहीं। खालाजान को इस्लामाबाद छोड़ना है, फिर मैं घर आऊँगा, गाड़ी तुम ले जाओ। ज़ियाद ने कहा। खाला के साथ मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, तुम घर जाकर आराम करो। ज़ियाद की बात पर वकास ने कहा, अच्छा अभी तो हमें हुमायूं के फ्लैट जाना होगा। जाऊंगा, आराम करने के बाद घर आ जाऊंगा। ज़ियाद ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अलियादान कहते ही इसका बैग लेने चाहा। मैं उठा लूँगा। क्या हो गया है? ज़ियाद ने रुकते हुए इससे कहा। कुछ ज़्यादा ही इसको प्रोटोकॉल दे रहे थे। हाँ कोई नहीं, मैं उठा लेता हूँ। हुमायूं ने हंसते कहा तो ज़ियाद ने जिद नहीं की। गाड़ी में बैठो अब। अलियादान इसको खामोश खड़ा पाया तो कहा, हाँ चलो। ज़ियाद ने चलने का इशारा किया। गाड़ी की पिछली सीट पर वो आराम से बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर अलियादान था और उसके साथ हुमायूं बैठा था, जबकि अहमद और वकास नूर जहाँ को इस्लामाबाद ले गए थे। ज़ियाद ने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। इसने सोच लिया था आज नहीं पर कल वो आरजू से मिलने की कोशिश करेगा। कुछ खाओगे? हुमायूं ने पूछा। फ़्लाइट में खा लिया था, ज़ियाद ने बताया तो हुमायूं ने सर हिलाया। क्या बात है बुलबुल, नाराज़ है? आरजू ने शरारत से रोशना से पूछा, जो खामोश सी लाउंज में बैठी थी।
आरज़ू कौन से अल्फाज यूज़ करती हो तौबा। रोशना ने कानों को हाथ लगाया। फ़कत बुलबुल ही कहाँ है, आरज़ू ने हंस के कहा। एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी है, रोशना ने सवाल किया। फर्स्ट क्लास, आरज़ू ने चहकते बताया। गुड, कोई बात है, खुश हो बहुत, रोशना ने पूछा। हाँ खुश तो हर रोज़ होती हूँ, पर आज पता नहीं अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, आरज़ू ने कंधे उचका कर कहा। तुम्हारा कोई हाल नहीं, रोशना ने नफ़ी में सर को जनबिश दी, क्योंकि जब भी वो आरज़ू से पूछती इसके ऐसे ही जवाब होते। अम्मा कहाँ है, आरज़ू ने पूछा। छत पे कपड़े सुखाने गई हैं, रोशना ने बताया। अच्छा, मैं महक और रदा से पूछूं कितनी तैयारी है इनकी, आरज़ू उठते बोली। ठीक है, रोशना ने कहा। वैसे आपने अच्छा नहीं किया मेरा नंबर बदल कर, आरज़ू ने अचानक याद आने पर मुँह बसोरा। अच्छा किया ना मैंने, रोशना ने आराम से जवाब दिया, जिस पर आरज़ू पाँव टीचती कमरे में गई। रोशना मुतमईन थी अब, क्योंकि उसको पता लग गया था ज़ियाद पाकिस्तान नहीं दूसरा। अब इतने वक्त बाद इसको ही लग रहा था कि आरज़ू तो भूल गई होगी, ज़ियाद भी भूल गया होगा। और जो इसने आरज़ू को नंबर दिया, इसमें भी जब आरज़ू ने इंस्टा FB अकाउंट बनाया तो रोशना ने पहले इसमें से भी ज़ियाद का नंबर ब्लॉक किया था, ताकि आरज़ू कोशिश करे तो कोई आईडी ना दिखे। कैसा गुजरा दिन, आशिर कॉलेज से वापसी पे आया तो नुसरत बेगम ने प्यार से पूछा। बहुत अच्छा अम्मी, आशिर ने सोफे पे बैठकर बोला। खाना लगाती हूँ आकर खाओ। नुसरत बेगम ने इसका थका हुआ चेहरा देखा तो कहा, हाँ मैं फ्रेश हो जाऊँ, भूख भी लगी है। आशिर फ़ौरन से उठा फ्रेश होने अपने कमरे में गया। नुसरत बेगम किचन में गई। बस 20 मिनट बाद आशिर ढीली शर्ट और ट्राउज़र पहने डाइनिंग टेबल पर आया। तुम्हारा फेवरेट पुलाव है, खाओ और बताओ कैसा बना है। नुसरत बेगम ने पुलाव की आशिर की तरफ प्लेट करके कहा तो आशिर ने खाना खाने लगा। ज़बरदस्त, आशिर ने तारीफ़ी अंदाज में कहा तो नुसरत बेगम भी मुस्कुराकर खाने पर मतवज्जा हुई। मुझे कुछ बताना है, नुसरत बेगम ने आशिर से कहा, जो पूरी तरह खाने में महू था। जी बोलिए, आशिर ने कहा। ज़रीना आई थी, कह रही थी आरज़ू के लिए रिश्ता आया है। नुसरत बेगम ने आशिर के चेहरे के तासिरात देखते बोली। आरज़ू के लिए रिश्ता? आशिर को यकीन नहीं हुआ। हाँ, तुम्हें कोई एतराज़, नुसरत बेगम ने पूछा। मुझे क्या एतराज़ होगा, पर इतनी जल्दी, अभी तो वो पढ़ रही है। आशिर अपने आप पर काबू करता नॉर्मली बोला। हाँ, अभी बस निकाह रोशना के सास का दूसरा बेटा नादिर इसके लिए। नुसरत बेगम ने कहा। आरज़ू ने क्या कहा, मतलब वो राज़ी है? आशिर ने दूसरा सवाल किया। इससे अभी बात नहीं की, इसने मुझसे बात की तो मैंने कहा इनकार कर दो। नुसरत बेगम ने संजीदगी से कहा। आपने इनकार क्यों करने को कहा? आशिर ताज्जुब से पूछने लगा। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बेटा आरज़ू से बहुत मोहब्बत करता है। नुसरत बेगम ने मुस्कुराकर इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। इनकी बात पर आशिर का वजूद पत्थर का हो गया था। इसको लगा वो कभी किसी को अपना सामना तो दूर खुद का सामना भी नहीं कर पाएगा। अम्मी, आपने क्या सोचा? ऐसा कुछ नहीं, आशिर अपना गला तर किए बोला और अपनी जगह से उठ बैठा। क्या मतलब आशिर? मैंने ज़रीना से बोल दिया है और तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। नुसरत बेगम को सख्त हुई। मुझसे पूछ तो लिया होता। आशिर बाल मुट्ठी में जकड़े। आशिर, तुम आरज़ू से प्यार करते हो, फिर ऐसे इनकार की वजह? नुसरत बेगम कड़क आवाज़ में पूछा। मैं प्यार करता हूँ आरज़ू से अम्मी जान, बहुत करता हूँ, खुद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा और हद से ज़्यादा, आशिर ने कहते ही अपने बालों दोनों मुट्ठियों में जकड़े ज़मीन पर बैठता चला गया। फिर इनकार क्यों? नुसरत बेगम जल्दी से आशिर के पास आई। प्यार करता हूँ, दोस्त है मेरी, कज़न है मेरी, और मैं इस रिश्ते के लिहाज से प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ, पर जो आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं। आशिर ने चेहरे पर हाथ फेर कर कहा। आशिर, बात क्यों घुमा रहे हो और ये बेवकूफ़ मुझे बना रहे हो या अपने आप को? नुसरत बेगम ने से कंधे पर हाथ रख के कहा। किसी को भी नहीं अम्मी, हमारा रिश्ता पाक है और साफ़ है। आप प्लीज़ ये शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि आपकी ख्वाहिश की वजह से मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त खो दूँगा। आशिर का लहजा मन्नत भरा हो गया। आशिर, तो एक अच्छे दोस्त को अपनी लाइफ पार्टनर बना सकते हो। नुसरत बेगम ने इसको समझाना चाहा। अम्मी प्लीज़ इस टॉपिक को ख़त्म करें। आशिर ने बेजारी जाहिर की। आशिर, अगर कोई बात है तो बताओ, ऐसा ना हो कि मैं बाद में पछताना पड़े। अगर मोहब्बत बिना कोई हिज्जत की मिल रही है तो इसका इस्तकबाल करो। नुसरत बेगम ने और एक कील ठोका। अम्मी जान, आपकी एक बात
मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा रही है। प्लीज़ बार बार एक ही बात मत करें। मैं आरज़ू को चाहता हूँ, मगर मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सोची। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आप आरज़ू से इस बारे में बात मत करिएगा। वो क्या सोचेगी? आशिर ने हाथ जोड़ दिए। मुझे लगा था खैर मैं ज़रीना से बात करूँगी, जाने वो क्या सोचेगी, कितना बुरा लगेगा इसको। नुसरत बेगम अफसोस से बोली। वो समझ रही थी हकीकत थी क्या। मेरी तो गलती ही नहीं है ना, मोहब्बत का मतलब एक ही होता है तो नहीं, मेरी तो गलती ही नहीं है ना, मोहब्बत का मतलब एक ही तो नहीं होता। आशिर ने चिढ़ के कहा। अगर शादी के बाद नादिर को तुम्हारा और आरज़ू का बात करना अच्छा ना लगे तो? नुसरत बेगम ने जांचना चाहा। मैं आराम करना चाहता हूँ, थक गया था, पहले ही आपने और स्ट्रेस दे दिया। आशिर की बात नज़रअंदाज करता उठ गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि नुसरत बेगम परेशानियों में घेरा। वो खुद ज़रीना बेगम के सामने जाने के लिए तैयार करने लगी और इनको डर लग रहा था कि आशिर की इस बात पर वो इनकार कहीं इन दोनों बहनों में दूरियां ना आ जाए। आशिर कमरे में आकर जोर से दरवाज़ा बंद किया। वही अपनी पुष्ट टिकाकर गहरे गहरे सांस भरने लगा। इसको अपना दिमाग माउफ महसूस हुआ। भला इसने कब आरज़ू से शादी करने का सोचा था? वो मोहब्बत करता था और ये बात वो मान रहा था, पर इसकी मोहब्बत इस हिसाब से तो नहीं थी। वो जानता था आरज़ू को भी कि इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती, जाने घर वालों के दिमाग में ये बात कैसे आ गई थी। आपको ये नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।